शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। ओके, सो सॉरी स्टूडेंट्स, इससे पहले रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी और आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए हम वापस से रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और गिव वाइज लाइव में आप सारी चीजें पढ़ते हैं, वो भी एकदम अच्छे से और सारे कंसेप्ट क्लियर के साथ, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ। तो हम नीट्स, बोर्ड्स, सबका सिलेबस यहाँ पर कवर करवाते हैं, और हमने लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और कल हमने आर्किया के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। क्या आप बताएंगे अनुराधा, क्या क्या हमने डिस्कस किया था, और कौन से 3 टाइप के आर्किया के बारे में मैंने कल आपको बताया था? बताइए भाई। बताइए कौन कौन से 3 टाइप्स के मैंने आर्किया आपको बताए थे, राइट? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसके सेल वॉल के बेसिस पे देखा था कि उसकी सेल वॉल के बेसिस पे हमने देखा था कि आर्किया अलग है बैक्टीरिया से, है ना। और इसकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन की मिलकर बनी हुई है, राइट? ठीक है। हमने कल यू बैक्टीरिया के भी बारे में बात की थी, क्या आपको याद है इस बारे में? कल हमने यू बैक्टीरिया की भी बात की थी। हमने उसके शेप्स देखे थे, हमने देखा था कि उसके कौन कौन से शेप्स होते हैं। विब्रियो होता है, और कौन कौन से शेप होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। देखो ये चैप्टर जो है ना, आप कहोगे कि मैम ये चैप्टर थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा इसके बारे में, ये तो जल्दी जल्दी भूल जाओगे आप सब लोग। समझ में आ रही है मेरी बात? ये लेक्चर को ना मैं आपको नोट्स के थ्रू अच्छे से करवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बच्चों आप लोग भूल जाओगे। यस, ये हमने 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। कौन से 3 टाइप्स के आर्किया के बारे में मैंने बताया था, याद है आपको? 3 टाइप्स के आर्किया के बारे में पढ़ा था। अगर आपको लर्न नहीं है तो ये स्लाइड देखिए और अब बताइए, क्या अब ये स्लाइड देखकर आपको याद आया? हमने बात की थी ना मिथेनोजेंस की, हेलोफाइल्स की और थर्मोफाइल्स की, थर्मोएसिडोफाइल्स की। थर्मोएसिडोफाइल्स वो थे जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर पा रहे थे। हेलोफाइल्स वो थे जो सॉल्टी एरियाज में रह रहे थे, राइट? जहां हाई सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हो वहां रह रहे थे। और मिथेनोजेंस कौन थे भाई? जो मिथेन प्रोड्यूसिंग थे। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, तो अब हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल हमने बैक्टीरिया के बारे में उसका थोड़ा देखा था कि उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है। तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी है बैक्टीरिया की? देखो, अगर आप मेरे साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे ना स्टूडेंट्स, समझ में आएगा बट भूल जाओगे। इसीलिए ये लेक्चर जो है इसको आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लेक्चर आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं मेरा कंसंट्रेशन आपको नोट्स बनवाने पर है, किसको आप मेरे साथ लिखते जाओ, आप कुछ भूल नहीं पाओगे। चलो, तो कल मैं अब आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया का। जो कल हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की थी उसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यू बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ भाई। यू बैक्टीरिया के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये मोटाइल होते हैं। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी बताइए? पढ़ी थी मैडम, हमने तो पढ़ी थी ये। और आपने मोटाइल का मतलब मैम ये बताया था कि मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट करते भी हैं और कुछ नहीं करते। ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपको एक स्लाइड, क्योंकि अब हम आज बैक्टीरिया को फर्दर आगे उसके जो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको क्विक रिवीजन दे रही हूँ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा बताया था मैंने? सिंपल, सिंपल बताया था, ठीक है। और क्या बताया था? ये मोस्ट क्या होते हैं? डाइवर्स होते हैं, मोस्ट डाइवर्स होते हैं, ओके मैम। और क्या बताया था? इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती है। इसके अंदर जो है आपके बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी पाई जाती है। और सबसे पहली बात, ये सारे किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। पूरा मोनेरा किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोट्स। मोनेरा
का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि ये किस टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसके अंदर कैसा होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बेसिकली न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, यही एग्जाम में आती है। ओके, ठीक है, हमने इसके शेप्स के बारे में देखा था। कौन कौन से शेप्स होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? बेसिलस, वेरी गुड। बेसिलस के बारे में मैडम ने आपको एक और अच्छी चीज बताई थी, क्या बताया था कि ये रॉड शेप्ड होते हैं, वेरी नाइस। फिर हमने क्या किसके बारे में बात की थी कि कोकस, डिप्लोकोकस, है ना, मिथेनोकोकस। आप आगे चल के इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, बेसिलस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है बेसिलस सिर्फ शेप है, और हम सिर्फ बेसिलस शेप है इसके बेसिस पर भी डिसाइड नहीं कर लेंगे कि यही हमारा बैक्टीरिया है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि हम किसी बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो कल हम इस पे डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज हम इसका क्विक रिवीजन देख रहे हैं। तो ये आपका कोकस हो गया, ठीक है, कोकस होता है, और एक कोकाई भी होता है। तो कोकाई होता है ऐसा चैन जिसमें ऐसा एकदम ऐसा मोतियों की माला जैसे जो स्ट्रक्चर होता है वो कोकाई होता है। और ये जो अलग अलग आपको स्फेरिकल शेप का दिख रहा है, किस शेप का दिख रहा है भाई? स्फेरिकल शेप का दिख रहा है। ठीक है, किसी और को कोई और शेप तो नहीं दिख रहा भाई? फिर देख लो, ये हो गया स्पाइरुलम। बिना टाइम वेस्ट करे आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। ठीक है, जितना हमने कल पढ़ा था, तो बस मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे दे रही हूँ। ये विब्रियो जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमा शेप कहते हैं। ठीक है, ये कॉमा शेप है। अब तो नहीं भूलेंगे भाई, अब तो नहीं भूलेंगे, बताइए, अब तो नहीं भूलेंगे आप ये? तो इसको भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है। ये कल मैं आपको बता चुकी थी, ये सारी चीजें मैंने आपको आज आज एक और बार बता दी। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो अब आगे और चलते हैं और आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो ये देखिए, इस तरीके के आपके बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया में मैं कह रही हूँ कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो मैम न्यूक्लियोइड होता है। वहीं पर देखो, डीएनए तो सब में रहेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा तो फिर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, क्या आप लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में सुना है? और नहीं सुना है तो आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में आप इसके बारे में डेफिनेटली सुनने वाले हैं। ठीक है, 11th में पढ़ेंगे या तो 12th में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ इसका। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना सिर्फ सुनना है इसको, बल्कि इसके नोट्स साथ साथ में लिखते चलने हैं। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप नोट्स साथ साथ में बनाएंगे तो आप लोगों को फिर वापस से जब आप रिवाइज करेंगे इन चीजों को तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, तो स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं, और कि स्ट्रक्चर सिंपल होता है। और ये स्ट्रक्चर में बस थोड़ा बेसिक याद रखो कि सेल वॉल होती है, कैप्सूल होती है, पिलस होते हैं, ये फ्लैजिला होते हैं जिसके वजह से ये मूवमेंट करता है, प्लाज्मिड्स होते हैं, इसके पास न्यूक्लियोइड डीएनए होते हैं। ठीक है, ये भूलेंगे तो नहीं आप लोग, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक स्लाइड में रख दिया है। चलो, आज बात करेंगे बीजीए के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, बीजीए के बारे में क्या आप सब लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है? कौन कौन है भाई मेरी क्लास में, कौन कौन से ऐसे धुरंधर बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि बीजीए क्या है? जिनको नहीं पता, देखो ब्लू कलर ही हमने लिया है, और आज हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्गी के बारे में क्या जानते हो भाई? बस हमको इतना पता है मैम कि ये अपना फूड खुद ही बना लेता है, फोटोसिंथेटिक होता है मैडम, ऑटोट्रॉपिक होता है। ओके, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ऑटोट्रॉपिक होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल प्रेजेंट होगा। इसका कॉमन नेम पे क्वेश्चन आता है, कभी बीजीए पूछ देता है, कभी इसका कॉमन नेम बताओ क्या है। ब्लू ग्रीन एल्गी को एक और चीज बोलते हैं, हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये एल्गी है कि बैक्टीरिया है। तो बताओ इसका कॉमन नेम क्या है? कौन मेरा बच्चा बताएगा कि इसका कॉमन नेम क्या है मैडम को? साइनोबैक्टीरिया मेरे बच्चों, साइनोबैक्टीरिया, इसके नाम में ही बैक्टीरिया है। ठीक 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 ठीक, मतलब मैम ये बैक्टीरिया है लेकिन इसके पास प्रॉपर्टीज एल्गी वाली है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास प्रॉपर्टीज एल्गी वाली है। क्या आपको इसको देखना है? फटाफट से मुझे बताएंगे कि क्या आपको इसको देखने का मन हो रहा है? बताइए, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना भाई? सबको समझ में आ रहा है ना? यस 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 यस,
वेरी गुड वेरी गुड, जो लोग आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। चलो अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, हमारा जो बीजीए है इसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। अच्छा मेरे को आपको इसका इमेज बताना है, चलो हम इसके बारे में पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका प्यारा सा इमेज बताऊंगी। ओके ठीक है मैम, चलो पहले ये कर लेते हैं। ओके चलो, और किसको कुछ पता है इसके बारे में? किसके, कौन कौन जानता है भाई इसके बारे में पहले से? नहीं जानता है तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। तो जितने भी बीजीए होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। हमने देखा था ना बच्चों, हमने आज ही की क्लास में मैंने एक और बार आपको रिवाइज कर दिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया मोटाइल हो, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, क्यों? क्यों मैम? ऐसा क्यों है कि बाकी लोग तो चल फिर रहे, इधर से उधर घूम रहे हैं, और बेचारा हमारा बीजीए घूम नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चों इसके पास फ्लैजिला अब्सेंट होता है। मैंने अभी आपको फ्लैजिला दिखाया था डायग्राम में, दिखाया था नहीं बताइए? यस और नो बताइए स्टूडेंट्स, यस और नो? तो एब्सेंट होता है, फ्लैजिला नहीं होता भाई, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, तभी तो नहीं घूम फिर सकता। अच्छा मैम अब आ गया समझ में, अब तो हमसे कोई पूछेगा तो बता देंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया है ना ये चल फिर नहीं सकता भाई। ठीक है, चल फिर नहीं सकता, लेकिन इसके पास और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, तभी तो हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तभी तो इसको स्पेशली हम पढ़ रहे हैं, इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चलो ठीक है, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं मैडम। हाँ मैडम, हमको पता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसमें ऐसा क्या अलग होता है? तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये रिजिड होती है इसकी सेल वॉल। ठीक है मैडम, रिजिड तो हमको पता है कि भाई रिजिड ही होगी सेल वॉल, तभी तो रोकेगी ना अनवांटेड सब्सटेंस को सेल के अंदर आने से। अब हमारे घर में अगर गेट नहीं होगा तो कोई भी धड़ाधड़ हमारे घर में घुस के आ जाएगा, तो क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए ना, हमारे घर का गेट स्ट्रांग होना चाहिए ना, तभी तो रुकेगा ना अनवांटेड सब्सटेंस को अंदर आने से। ओके मैडम, और एक और चीज बच्चों, सराउंडेड बाय, जो इसका सेल होता है ये किससे सराउंड होता है? म्यूसिलेजीनियस शीत। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैडम ये क्या भला है भाई, ये क्या नाम बोल दिया आपने, म्यूसिलेजीनियस शीत? जिलेटिन, किस किस को पता है भाई जिलेटिन के बारे में? किस किस को पता है जिलेटिन के बारे में, जेली लाइक सब्सटेंस के बारे में? ऐसा 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 एकदम, ऐसा 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 एकदम गद्दीदार होता है ये जिलेटिन। तो बस यही, ऐसा ही समझ लो, एक ऐसी शीट इसके जो सेल वॉल है ना उसको सराउंड की हुई होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे 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 ऐसे। चलो बच्चों ठीक है, मैडम इसका टाइप बताइए, सेल टाइप बताइए जरा। तो बैक्टीरिया है तो क्या आपने क्या समझा है? भाई मैं बैक्टीरिया कह रही हूँ तो बच्चों आपके दिमाग में तो चमक जाना चाहिए कि अगर जहां जहां बैक्टीरिया आएगा वहां वहां यूनिसेल्यूलर भी आएगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ओके मैडम, लेकिन कॉलोनी फॉर्मिंग है बच्चों, कॉलोनियल है। मैडम कॉलोनी का मतलब क्या होता है? वही भाई, कॉलोनी में देखिए आपने, कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी में ढेर ढेर सारे घर होते हैं आपके, वैसे ये भी कॉलोनियल होता है, अकेला नहीं राज करता भाई, कॉलोनी में करता है, कॉलोनी में राज करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अकेला नहीं राज करता। मोहल्ले वाली आंटियां होती है ना, एक इकट्ठे रहती है हमेशा चुगली करने के लिए, ऐसे ही होते हैं। कॉलोनियल होता है बच्चों, फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस का क्या मतलब मुझे बताने की जरूरत है? फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छा फिलामेंटस होता है इसका स्ट्रक्चर। कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं, किसी को पता है कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ऐसी गंदगी में नहीं रहते बच्चों, फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब क्या है, आप भूलेंगे इस स्लाइड को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ गया इससे। बच्चे आधे तो इसी में कंफ्यूज रहते कि एल्गी है या मैडम ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है भाई। अब भूलेंगे कोई? क्या कोई बच्चा भूलेगा इसको? मेरी क्लास का तो कोई बच्चा नहीं भूल सकता इसको। ठीक है, जैसे कल हमने आर्किया के बारे में पढ़ा था वैसे ही आज हम बीजीए के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें। ठीक है, और बात करनी है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? ठीक है मैम, थोड़ा बहुत और बता दीजिए। चलो इसका पार्टीशन कर लेते हैं और इधर थोड़ी और साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। क्यों बात कर रहे हो मैडम आप इसके बारे में? क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज के लिए नहीं कह रही हूँ साइनोबैक्टीरिया को याद रखने का, आगे के लिए भी कह रही हूँ, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं सारे एग्जाम्स में। मैडम ये ना
फ्रेश वाटर जो मैंने आपको बताया था, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मराइन में भी, और टेरेस्ट्रियल, तीनों जगह पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है एक पॉइंट को और। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं बैक्टीरिया डाइवर्स होता है, हम इसको ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते यहाँ पर। जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो स्ट्रिक्टली वहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो और भी जगह पे रह लेते हैं, कि मैं यहाँ पे भी रह सकता हूँ, मैं वहां पे भी रह सकता हूँ, मैं वहां पे भी रह सकता हूँ। ठीक है, एल्गल ब्लूम्स मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप मुझे क्या किसी को पता है कि ये क्या है? एल्गल ब्लूम्स का वेरी इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एल्गल ब्लूम्स बेटा वहां पे पाई जाती है जहां पे पोल्यूशन होता है, इंडिकेटर होती है बच्चों, पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे होंगे। अब दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं, पता है कि इतनी गंदी हालत हो गई थी वहां पर पोल्यूशन से। जब विंटर सीजन सीजन था बच्चा, वहां का AQI कितना चला गया था, वहां का AQI कितना चला गया था, कितना हाई चला गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था वहां के लोगों का। समझ रहे हो ना बच्चों? तो ऐसी गंदी जगह पर ये पाया जाता है, इतनी पॉल्यूटेड सिटीज में ये पाया जाता है, इतनी पॉल्यूटेड एरियाज में ये पाया जाता है। इंडिकेटर होता है जहां पर एल्गल ब्लूम्स बढ़ रहे हैं भाई, समझ लेना वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्या कोई इस बात को भूलेगा? क्या कोई इस बात को भूलेगा क्या बच्चों? ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसका मतलब क्या हो गया मैडम? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है ना बच्चों, सो सॉरी, ये बार बार हो गया। हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब है ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ हो, यही बात होती है बच्चों। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो कि चल तू मेरा काम कर दे और मैं तेरा काम कर दूंगी। हम कहते हैं ना, मम्मी कहती है कि चल बेटा आज मेरे मुझे ये वाले काम में हाथ बटा दे, तो फिर मैं तुझे ये नई ड्रेस दिला दूंगी। कहती है कि नहीं कहती है? फिर हमारा कोई फ्रेंड कहता है कि चल तू मेरा होमवर्क कर दे, फिर मैं उसके बदले में तुझे कुछ खिला दूंगा, पानी पूरी खिला दूंगा। ऐसा बोलते कि नहीं, होता है कि नहीं भाई आप लोगों में, बताइए। तो बस सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी यही है भाई, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो वही है भाई। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, म्यूचुअल बच्चों, म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम तो सुना होगा आपने, म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल चीजें। तो वही, म्यूचुअली दोनों पार्टनर्स जो होते हैं इसमें, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का नेचर सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला होता है, इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रही हूँ। क्या अब आप भूलेंगे इस बारे में? क्या अब आप भूलेंगे? प्लस प्लस याद रखिए भाई, यहाँ कुछ माइनस नहीं है, फायदा ही फायदा है भाई, कोई नुकसान है ही नहीं। क्या इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? फिर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है सब लोगों को? अब मैं देखूंगी भाई मेरे बच्चों के कमेंट्स। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? और अगर किसी भी बच्चे को 1% भी कुछ डाउट है तो फटाफट से पूछेंगे। ओके, अमित जायसवाल, हिमांशी पाल, यस बच्चे, क्या कोई क्वेश्चन है आपका? बताइए, क्या कोई क्वेश्चन है आपका? हिमांशी बोलिए, कमेंट कर दीजिए और अपना माइक ऑफ कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, माइक ऑफ करके आप कमेंट में कभी भी जो क्वेश्चन, मैं आपका आंसर करूंगी। ये मुझे आपकी आवाज मतलब समझ नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाह रही है हिमांशी? तो बेटा आप माइक ऑफ करिए और ओके, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा हिमांशी का। तो चलिए अब हम हमारे अच्छा, आपको एक चीज और दिखाना है मुझे, एल्गल ब्लूम्स दिखाना है। देखो, हमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन हो जाए ना मैडम, तो सोने पे सुहागा हो जाए, है ना? तो मैं बताती हूँ कि पॉल्यूशन वाली जगह पे कैसे ये एल्गल ब्लूम्स होते हैं, आपके कैसे दिखते हैं बिल्कुल, है ना? सबने देखे हुए होंगे, हालांकि सबने देखे हुए होंगे, बट एक बार मेरा जो काम है वो मैं करती हूँ और आपको फटाफट से दिखाती हूँ एल्गल ब्लूम्स बच्चों। तो क्या आप रेडी है बच्चों देखने के लिए? बताइए, रेडी है कि नहीं बताइए। मजेदार चीज है बच्चों, देखते देखते रहना चाहिए भाई चीजों को। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। हम्म, चलिए,
ये रही हमारी स्लाइड और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे दिखते हैं ये एल्गल ब्लूम्स। क्या आपको इमेज शो हो रही है? वेट अ मिनट। नहीं हो रही है? अच्छा एक सेकेंड आप रुकिए। कोई भी अच्छी चीज करने जाओ पता नहीं इसको क्या हो जाता है। कोई भी अच्छी चीज करने जाओ बच्चों, ये मेरा स्लाइड अटक जाता है हमेशा। एक सेकेंड। हम इधर पढ़ रहे थे। बस एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ एल्गल ब्लूम्स। हमारी स्लाइड वापस से चली गई थी, अब आ गई है, तो अब हम दिखा के रहेंगे। एक बात बताओ, आप लोग को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप रिवाइज करते हैं? क्यों बच्चों रिवाइज करते हैं आप लोग? चलो देख लो भाई, क्या ये फोटो नजर आ रही है आपको? देख लो भाई, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो बच्चों। यही है एल्गल ब्लूम्स, ठीक है? अब तो नहीं भूलेंगे? चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये एल्गल ब्लूम्स है। अब तो कोई बच्चा नहीं भूलेगा इन एल्गल ब्लूम्स को। आप सबने देखी हुई होगी बट एक बार और देख लो, हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं देखी हो। वैसे इंडिया में रहते हैं तो देखी ही होगी। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट्स। हमें आज बहुत सारी चीजें कवर करनी है, हमारा कुछ टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे, ठीक है? तो हम बीजीए के बारे में फटाफट से हमने सारी चीजें खत्म कर ली है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ी बात कर ले, क्यों प्यारे बच्चों? फिर उसके बाद हम थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे, क्या कहते हो? सही है ना? चलो आ जाओ। तो अब हमने बीजीए की क्या पढ़ लिया है, हमने सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से पढ़ ली है मैडम। सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बहुत प्यार से पढ़ी है। अब आप हमको थोड़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बता दो तो अच्छा हो जाएगा, हमको थोड़ा समझ आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे हो उन लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया हो, लेकिन अभी भी किसी कुछ बच्चों से पूछेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है तो वो उतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है? और आता हो नहीं आता हो, अगर कोई चीज नहीं पता चल रही है तो हमेशा हमें उसे सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि ये आपका ऐसा टॉपिक है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए, कोई भी फर्दर स्टडीज करिए, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिखिए। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बार आप समझ गए तो आपको हमेशा हेल्प होगी। अब क्या मेरे क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट है उसमें से कोई भी ऐसा मुझे बच्चा बताएगा कि हमारे एटमॉस्फियर में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है? क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि एटमॉस्फियर में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है? बताइए। एटमॉस्फियर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? ये तो हम सोशल स्टडीज में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, और ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ। बताइए, ये तो फोर्थ फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन है। कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है? क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है भाई? बताइए। पता है आप लोगों को या नहीं पता है? नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, पता है तो बता दो। चलो मैं ही बता देती हूँ, 78% स्टूडेंट्स। 78%, इतना ज्यादा अमाउंट। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है पॉइंट्स में? कितना कम होता है? ऑक्सीजन 28%, 78% होती है नाइट्रोजन। उसके बाद भी प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों मैम, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि
प्लांट्स इसको डायरेक्टली फिक्स नहीं कर पाते, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, तो वहां पर कुछ फिक्सर्स होते हैं। अब देखो, अगर हमारा कोई भी आप क्या कहते हैं, कोई भी फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उसमें कोई चीज अगर स्मूथ नहीं चल रही है, कोई चीज ऐसे डायरेक्ट नहीं चल रही, तो कुछ फिक्सर्स होते हैं। जैसे वॉल्यूम सही नहीं आ रही तो हम उसको फिक्स करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। तो वैसे भी ये नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले पा रहा था, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जिस फॉर्म में है, उस फॉर्म में N2 के फॉर्म में होती है भाई नाइट्रोजन, तो ये N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले पा रहे थे स्टूडेंट्स। तो फिर क्या करा भाई, तो प्लांट्स को जो है और मैम ये नाइट्रोजन क्या जरूरी होती है, आप पहले ये बताइए, क्या नाइट्रोजन जरूरी होती है? किस किस बच्चों को लगता है कि भाई ये नाइट्रोजन की जरूरत क्यों है प्लांट को, है ना? अब तो पहले आप मुझे ये बताइए, क्या नाइट्रोजन जरूरी है प्लांट के लिए या नहीं है? सबसे पहले पहले मेरा ये क्वेश्चन ये है, क्या इन प्लांट्स को जरूरी होती है नाइट्रोजन? अगर नाइट्रोजन नहीं रहा तो मतलब क्यों इतना झंझट में पड़ रहा है प्लांट, कि ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ले भी नहीं पा रहा, ऊपर से इतना नखरे है इसके भाई, बताइए। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहा है नेचर। तो आपको लगता है कि इसकी जरूरत है प्लांट को? क्या हमारे किसी प्यारे बच्चे को इसका कंसेप्ट पता है? अगर पता है तो प्लीज बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या कुछ पता है पहले से। क्या किसी स्टूडेंट को पता है इस बारे में? क्या पता है भाई, बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जो देखो, प्लांट को नीड है नाइट्रोजन की, ये ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, प्लांट्स को बहुत ज्यादा नीड है नाइट्रोजन की। मैम क्यों? वही तो क्वेश्चन था, क्यों? चलो, तो अब मैम बताएगी आप लोगों को। क्योंकि प्रोटीन्स बनाने के लिए, अब देखो एकदम मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा रही हूँ, बट आपको एक बेसिक आइडिया भी दे रही हूँ कि आप ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बाहर की चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसका इंपॉर्टेंस बता रही हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि प्लांट में नाइट्रोजन की जरूरत है, फिक्सेशन हो रहा है, सब हो रहा है, पर क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रोटीन्स की जरूरत है प्लांट्स को। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन के बिना कैसे हो सकता है? जो अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, और अगर आप उसमें कभी भी जैसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, जब आप आगे अपनी आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे ना, क्लास 12th में, तो वहां आपको मॉलिक्यूलर वाला रहेगा, और आपके नीट में तो सब कुछ आता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ना बच्चों। आपका जो डीएनए होता है बिना नाइट्रोजन के बन ही नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता बच्चों। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन जो है आपका अमाइनो एसिड, आपने देखा होगा ना, आजकल जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो कहते हैं कि हम इसके अंदर ये अमाइनो एसिड नहीं है इसलिए हमें ये वाला प्रोटीन अच्छा नहीं है, या इसमें ये सारे अमाइनो एसिड है इसलिए ये प्रोटीन अच्छा है। लोग प्रोटीन्स लेते हैं ना बच्चों, बड़े बड़े प्रोटीन के बॉक्स आते हैं, जो जिम जाते हैं उन बच्चों को पता होगा। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको प्रोटीन्स, कहते हैं ना कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन रिच आपकी डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट का मतलब क्या होता है? आपको सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड का इंटेक होना चाहिए आपकी बॉडी में। ओके। और आजकल तो कुछ लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाले डाइट वाले भी वो मार्केट में आ गए हैं, ठीक है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाले जो आपके सप्लीमेंट्स है ना, ये मार्केट में आ गए हैं। तो क्यों? क्योंकि प्लांट्स को नीड है भाई इनकी, इसीलिए प्रोटीन्स के कारण, प्रोटीन्स के कारण, न्यूक्लिक एसिड के कारण, और अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में भी नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब इतनी सारी जगह पे प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है, तो फिर वो नाइट्रोजन क्यों नहीं लेगा? इसके पास कोई वजह नहीं है कि ये नाइट्रोजन ना यूज करे, ठीक है? आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू गाइस। कोई वजह चाहिए होती है ना बच्चों, नहीं कोई चीज करने की, लेकिन इसके पास बहुत सारी वजह है उस चीज को करने की, इसीलिए ये प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब मैम होता क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे होता है? आप तो हमको एक बेसिक आइडिया बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, और आपके पेपर में आते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल,
इसके एग्जाम्पल आपके पेपर में आते हैं, और मैं आपको जो भी एग्जाम्पल बताऊंगी आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि कल ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे क्लास में आके सबसे पहले, अगर मैं ना भी पूछूं तो आप मुझे उस एग्जाम्पल्स के नाम बताएंगे। क्या आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे स्टूडेंट्स कि मैम हम तो आपको बता देंगे इन सब के नाम, आज हम देख लेंगे। और देखो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कल आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं, और अगर आपने कल पढ़ लिया इस चीज को तो आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आओ देखते हैं बच्चों कि नाइट्रोजन कैसे कैसे होती है ये सारी फिक्सेशन। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली, राइट। देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस होती है, जैसे कि हमने बात करी इतना ज्यादा परसेंट होता है, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, कुछ बैक्टीरिया, हमने कल ही बात की थी कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, सारे बैक्टीरिया सिर्फ डिसीज कॉज करने के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये जो बैक्टीरिया है ये गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। और यही गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं बच्चों, आपके एटमोस्फियरिक की नाइट्रोजन, आप देख रहे हो जो काम कोई नहीं करता ना बच्चों वो बैक्टीरिया कहते हैं, जहां कोई नहीं होता ना वहां बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको बार बार ये चीज कही है। और इसी यही जो चीज है आपका इंटरेस्ट लाएगा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया है ना बच्चों यही कन्वर्ट करता है, यही कन्वर्ट करता है आपके एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। क्या अब आप भूल सकते हैं इन चीजों को? अब आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। फिर ये पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस होती है बच्चों, NO2 होता है, फिर नाइट्रेट। किस किस बच्चे को नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है बताओ, क्या आप लोगों को नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है? तो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रेट होता है, फिर नाइट्राइट आता है। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को भूलना नहीं है। और कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर यूज होता है? राइजोबियम यूज होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया यूज होता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा, एक रफ आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है आपके प्लांट के यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, और ये जो होता है ये कैसे होता है, ये कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनियस प्लांट में। हम देखते हैं ना बच्चों प्रोटीन किस में पाया जाता है? दालों में, देखा है आपने? जो आप घर में दाल बनाते हैं ना, चना दाल, जो भी आपकी दालें होती है इनमें भर भर के प्रोटीन होता है। मतलब उतना भी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है, बट कुछ परसेंटेज होता है प्रोटीन का बाकी चीजों से। क्यों होता है? क्योंकि राइजोबैक्टीरिया होता है उनके रूट्स में, क्योंकि उनकी लेग्यूमिनियस रूट्स होती है मेरे प्यारे बच्चों। पल्सेस, पल्सेस होती है ना, सुना है पल्सेस के बारे में कि पल्सेस में प्रोटीन होता है। तो जिन बच्चों को दाल नहीं पसंद वो थोड़ा खाना वाना चालू कर दो भाई दाल। ठीक है, तो क्या आप लोगों को अब थोड़ा बेसिक आइडिया मिला? तो मैं आपके लिए एक लाइन लिख देती हूँ यहाँ पे, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ कि राइजोबियम ही जो है ना स्टूडेंट्स, राइजोबियम ही कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स दैट कैन इवेंचुअली बी यूज्ड बाय योर प्लांट्स। ठीक है, क्या अब आपको समझ में आ गया कि क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन करना इतना इंपॉर्टेंट है मैडम? क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बताइए, बताइए भाई, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? अनुराधा, अमित, सोनू, बताइए आप तीनों को आ गया क्या समझ में ये, या और बताना है? ठीक है अमित, अनुराधा आपको आया समझ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ा है? ओके 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 ओके। क्या आप लोगों को एग्जांपल्स पता है, कुछ कुछ जानते हो इनके बारे में? क्या कोई बच्चा मुझे एग्जांपल बताएगा कि हाँ मैम ये दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ राइजोबियम या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज? क्या कोई भी स्टूडेंट मुझे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बताएगा? देखो आप बहुत सारा पढ़ेंगे जब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हो ना, आप और ज्यादा पढ़ते हो चीजों को, लेकिन अभी इतना सफिशिएंट है, जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपको इससे पूरा बेसिक आइडिया पता चल चुका है। ओके,
चलो अब आगे बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग आपके बैक्टीरिया है ना स्टूडेंट्स, जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनके कौन कौन से नाम है और कौन कौन है। और कल सारे बच्चों से मैं सबसे पहले आकर यही क्वेश्चन रहेगा मेरा कि कौन कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मुझे एग्जाम्पल बताइए। सबसे पहले लिखो बच्चों, मुझे सबसे मेरा फेवरेट है ये एनाबीना, मैं कभी भूलती नहीं हूँ एनाबीना और नॉस्टॉक को। जो बच्चा एनाबीना नॉस्टॉक एक साथ याद रख सकता है ना, वो एक साथ याद रखो प्लीज, क्योंकि भूलोगे नहीं आप। ठीक है, अजोला हो गया आपका, एकदम प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से नाम है बच्चों। इंस्टाग्राम वगैरह पर ऐसे साइलेंट आइज और पता नहीं कौन कौन से आप लोग नाम रखते हैं, एजोला रख दो भाई, एकदम यूनिक हो जाएगा। ठीक है, और याद भी रहेगा। ठीक है, चलो। फर्न, मैम कूल नहीं लगता ये सब नाम, आप जो कह तो रहे हो लेकिन ये कूल नहीं लगता, हमको तो कूल नाम रखने हैं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। अब मैं तो सजेस्ट ही कर सकती हूँ, मैडम सजेस्ट ही कर सकती है भाई। चलो अब देख लो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपके रहते हैं। यहाँ पे भी सिम्बायोटिक ही हो रहा है ना भाई, ये प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ प्लांट्स के नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं ये। प्लांट को नाइट्रोजन को क्या कहते हैं उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। और बदले में प्लांट इसको क्या देता है, देखो बैक्टीरिया को भी तो अपने फायदे का सौदा करना है ना। अगर ये बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म वाली लाकर दे रहा है, तो आप बताइए मुझे कि बैक्टीरिया को भी तो कुछ बदले में चाहिए होगा ना हमारे बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को बदले में क्या मिलता है, रहने के लिए स्पेस, और उसका जो फूड है वो। ठीक है, अब इसको सरवाइव करने के लिए भी तो फूड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया भी ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल खाली पेट ऐसे ही चले आ रहे हैं, नहीं नहीं, उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ये जो रूट नोड्यूल्स में उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो ये एक दूसरे के साथ कैसा इनका रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये न्यूट्रिशन यहाँ से लेते हैं और ये जो है वो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप मैं जितने इजी तरीके से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने को सब समझ में आ रहा होगा, और फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो प्लीज आस्क मी। ओके, तो आप मुझे क्या किसी और बच्चे को पता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से जो आपके बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एनाबीना, एनाबीना के साथ कौन रिलेशनशिप में रहता है बताओ। एनाबीना के साथ कौन रिलेशनशिप में रहता है भाई। ठीक ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे, अब तो नहीं भूलेंगे इनके नाम। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को भूलना चाहिए इन चीजों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट्स, और इंपॉर्टेंट चीजें हम भूल ही नहीं सकते। राइट, चलो। अब ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हो गया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और राइजोबियम का नाम सबसे पहले याद रखेंगे। राइजोबियम जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है इस कैटेगरी में। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो आपको किस चीज को याद रख लेना है, राइजोबियम बैक्टीरिया को याद रख लेना है। क्या कोई बच्चा इस इंपॉर्टेंट नाम को भूलेगा, बताइए। क्या कोई भी बच्चा इस इंपॉर्टेंट नाम को भूल सकता है, नहीं भूल सकता। अब जो है मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इससे रिलेटेड, आप ये मत सोचिए कि मैडम आप क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, मैं बिल्कुल क्वेश्चन अब आपके लिए शायद मैं कल ही लेकर आऊं। ठीक है, कल ही हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्या कहते हो आप लोग। बच्चे क्वेश्चन का नाम लेते ही डर जाते हैं भाई, डरना नहीं है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, एक बार नोट्स पढ़ लिए तो मतलब आपको समझ में आ गया। चलो, अब माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ पता है आप लोगों को, और माइकोप्लाज्मा के बारे में अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा माइकोप्लाज्मा। उससे पहले मुझे आपको बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। तो चलो, यू बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को तो थोड़ा देख लो बच्चों, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया। क्या ये ह्यूमंस जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं मैडम। क्या ये एनिमल्स जो होते हैं फर्दर उनके जैसे करते हैं, नहीं।
ये तो बड़ा सिंपल होता है इनका रिप्रोडक्शन का टाइप। कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं भाई प्रोकैरियोट्स में, या फिर हम बैक्टीरिया की बात करें, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टाइप का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चा बच्चा जानता है, 9th क्लास का बच्चा जानता है ये चीज, क्योंकि वो क्या पढ़ा हुआ होता है, वो ऑलरेडी बाइनरी फिजन के बारे में पता है उसको। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो सेक्सुअल कोर्स से हो ही नहीं रहा है ना, ए सेक्सुअली हो रहा है, सिर्फ डिवीजन हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल है, यहाँ पे कोई मेल फीमेल ऐसे कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिवीजन होते रहता है। तो फिजन से होता है और एंडोस्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, तो भूलना नहीं है इन चीजों को। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या बात कह दी मैम, क्या है ये रिकॉम्बिनेशन, और इन चीजों को तो भाई समझ में ही नहीं आता है हमको, ये जेनेटिक्स क्या है, पहली बात तो जेनेटिक्स क्या है। तो बच्चों देखो, आपके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों होती है सेल। जब हम, अगर आप लोगों ने मुझसे सेल पढ़ ली ना, फिर भूल नहीं पाएंगे, मतलब आप सोचेंगे ना कि भूल जाओ पर नहीं भूल पाओगे। तो सेल बायोलॉजी पढ़नी है आप लोगों को मुझसे, तो बताइएगा फिर कि पढ़नी है मैडम। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हम बात करें ना बच्चों, आपके अंदर होती है सेल, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। मैं बेसिकली बात कर लूं अगर यूकेरियोट्स की, और उसके अंदर होता है आपका डीएनए। मैं यूकेरियोट्स की का एग्जांपल देख के आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सब पता है, कहीं ना कहीं आपने सुना है। और बैक्टीरिया के बारे में आपको उतना पता नहीं है, इसलिए आपने सुनी भी नहीं होती है वो सारी चीजें, है ना। तो हमारा जो डीएनए होता है ना बेटा, वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। मैम क्या है ये जेनेटिक मटेरियल, मतलब आपके जो पेरेंट्स है ना बच्चों, जो पेरेंट्स में जब पेरेंट्स से जो चीज हमारे अंदर आई हुई है, वो पेरेंट फादर और मदर का डीएनए ही मिलकर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही एक्सचेंज होके उन्हीं में रिकॉम्बिनेशन होकर हमारे अंदर वो जीन्स आते हैं, ठीक है। जीन कहाँ रहता है मैडम, आप ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी आपको आपके लेवल पे समझाती हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आपका डीएनए के अंदर ही आपका क्या कहते हैं पूरी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, कि आपका नाक कैसे बनेगा, कान कैसे बनेगा, आपके लिप्स कैसे बनेंगे, आपके आईज कैसे बनेंगे, आपके हेयर्स का क्या कलर होगा, सब डिसाइड होता है बच्चों। जो आप कंप्यूटर पे कोडिंग करते हो ना, बस वैसे ही समझो, उससे भयंकर वाली, उससे एक्सट्रीम वाली कोडिंग आपके बॉडी में ऑलरेडी हो चुकी है, और कई बिलियन ईयर पहले हो चुकी है। वही है आपका डीएनए। ये डीएनए ऐसा है ना बच्चों, जिससे आप पूरी कुंडली निकाल सकते हो किसी इंसान की, ठीक है। तो हमारी जो कुंडलियां है और ये सब जो बोलते हैं लोग, कुछ नहीं होता है सब, ठीक है। तो जो लोग विश्वास करते हैं ये सब ठीक है, बट जो हमारी बायोलॉजी है, हम क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट है और हम साइंटिफिक चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो हमें उस तरीके से हमें हमें चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सब कुछ जो है वो हमारे पेरेंट्स फादर और मदर के जो है वो जीन्स का एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है, और उसके बाद चीजें हमारे अंदर आती है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता आप लोग भूलेंगे। तो ऐसे ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपके बैक्टीरिया में होता है। अब बैक्टीरिया में क्यों होता है भाई, क्यों, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बताइए। आप क्यों बैक्टीरिया को इतना पिछड़े वर्ग में इसको रख देते हैं, आप बताइए। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो अब बैक्टीरिया के बारे में मैं बता रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, तो वो 3 तरीके से होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। क्या आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना है, क्या प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना है या नहीं, मुझे अभी के अभी बताइए, अभी के अभी बताइए भाई। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये भी, इसमें भी कैटेगरीज होती है कि कौन से बैक्टीरिया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कौन से बैक्टीरिया आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। अब इसमें ह्यूमंस जैसे, आप ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते बेचारे छोटे से बैक्टीरिया को, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है क्या। देखो आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, और नीट में 11th और 12th आप एक करके पढ़ते हो, पूरे 32 चैप्टर होते हैं आपके, वो सब पढ़ने हैं आपको। तो ये मत सोचिए कि हम तब वहां पढ़ेंगे, जहां से जो चीज मिल रही है बटोरो, क्योंकि यहाँ की चीजें आप कभी भूलेंगे नहीं। और अगर आप कभी उसको आगे चल के फ्यूचर में पढ़ते हैं तो आपको वहां पे भी याद रहेगी ये चीज। आप पहले बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन तो यार हमको 11th में वहां पढ़ा था हमने, ट्रांसफॉर्मेशन।
तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। जो ग्रिफिथ थे ना आपके साइंटिस्ट, इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसा कोई तो मटेरियल है। इन्होंने माउस का हेल्प ली थी और माउस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, रफ और क्या कहते हैं, रफ स्ट्रैंड और स्मूथ स्ट्रैंड पे इन्होंने किया था बेसिकली। अभी आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, पर मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रही हूँ कि ग्रिफिथ ने माइस के ऊपर आपका ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो वहां से इन्होंने देखा कि कोई तो ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन मतलब बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करके आगे बढ़ रहा है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चीज ट्रांसफर हो रही है। तो वही है, तो उन्होंने इस फिनोमिना को ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। आप ट्रांसफर करते हैं ना। अब मैंने आपको कुछ बताया, जैसे मैंने अनुराधा को कुछ बताया, अमित को कुछ बताया, तो आप क्या करोगे? अब चलो ये तो बात छोड़ो, आपने मोहल्ले की आंटियां देखी है? सबसे बड़ा इंटरनेट का कनेक्शन तो वही होती है भाई। कोई चीज एक आंटी को बता दो, पूरी चुगली हो के पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाती है। तो ट्रांसफर हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। तो वैसे ही हमारे रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर ही हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन को चीजों का। तो यही होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही फिनोमिना को इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला। ठीक है, याद रखना है भाई। ट्रांसडक्शन किस में देखा? देखो ये वाला तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है। ये जो है ये वायरस में होता है। बैक्टीरियोफाज के बारे में पता है क्या आप लोगों को? तो ये बैक्टीरियोफाज बेसिकली वही होता है कि जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वहां उस बेसिस पे बैक्टीरियोफाज के हेल्प से, मैं यहां लिख देती हूँ, बैक्टीरियोफाज, जो आपके बैक्टीरियोफाज के हेल्प से जो बच्चों ये जो इन्होंने जो डिस्कवरी करी है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज वायरस है ना। तो इन्होंने जब देखा कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर भी डीएनए का कंप्लीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, और वायरस के थ्रू हो रहा है, इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? ट्रांसडक्शन नाम दे दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया चल रहा था, लेकिन यहाँ वायरस टू बैक्टीरिया चल रहा है। समझ रहे हो आप कि नेचर कितना, मतलब नेचर ने अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल दिया है तो उसमें क्या क्या चीजें कर रहा है नेचर। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ पर एक बच्चों ट्यूब बन जाती है, एक ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, मान लो आपने किसी के कान में, आपके कान में एक क्या कहते हैं, पहले वो आता था ना, एक पोंगा टाइप का आता था, तो एक मैंने मेरी फ्रेंड के कान में लगा दिया और एक मेरे कान में, और वहां से चीजें इधर उधर सुनाई हो रही है भाई। आप एक चीज इधर से बोल रहे हो और वो एक चीज इधर से बोल रहा है, तो ऐसे माइक के थ्रू इधर उधर हो रही है चीजें। तो एक बीच में ट्यूब सा बन जाता है बच्चों, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। तो ये ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। या प्लाज्मिड वगैरह आप इसमें पढ़ते हैं। तो क्या अब मैं इतनी चीजों के साथ क्लियर हूं या नहीं हूं, आप मुझे बताइए। फिर हम और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे। कोई भी चीज ऐसे छोड़नी नहीं है जो आपके पेपर में आ सकती है और आपको पता नहीं हो। ठीक है, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे बच्चों, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन हो, या बैक्टीरिया का क्या हो बच्चों, रिप्रोडक्शन हो, या फिर उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। क्या इतना समझ में आया आपको? कमेंट्स में बताएंगे प्लीज। अब मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ थोड़ा। माइकोप्लाज्मा हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि कल हम ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। ये सबको समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? बताइए। अनुराधा, अमित, समझ में आया ये जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया है? क्या कुछ अलग लगा आपको, कुछ समझ आया? बताइए। ओके जी, ठीक है, समझ आनी चाहिए चीजें, है ना। मैंने इस चीज पे इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि ना तो आप सिर्फ इसको 11th में पढ़ेंगे, इसको आप 12th में भी पढ़ेंगे, आगे जो फर्दर स्टडीज करेंगे आप उसमें भी पढ़ेंगे। तो जब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर एक बार चीजें आपको समझ में आ गई तो इसको आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बस एक बार नोट्स को उठा के देख लेना। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेना उसको, एक्टिव रिकॉल कर लोगे तो ये चीजें भूलने वाली है ही नहीं। चलो,
ठीक है मैडम, आपने बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल में आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन होता है, जिसको हम टीटीसी भी बोलते हैं। ओके मैडम, ठीक है, तो चलो कुछ और थोड़ी बहुत चीजें मैं बता देती हूँ, फिर आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, और आपके सारे फ्रेंड्स कहाँ गए भाई? आज हमारे 1-2 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, क्या बात है? चलो, अब फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो और भी इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके बारे में, ताकि आपके पेपर में कहीं से भी सवाल उठ के आ जाए तो हमारे बच्चे जो है उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए स्टूडेंट्स। और जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवाए थे ना, एना बीना, तो उसके पास मैंने नॉस्टॉक लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? नॉस्टॉक लिखना जरूरी है वहां पर। एक सेकेंड, यहाँ नॉस्टॉक भी लिख देती हूँ, यहाँ मैंने नॉस्टॉक नहीं लिखा है। ठीक है, तो नॉस्टॉक भी लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है नॉस्टॉक। और जो आपका कन्वर्जन करते हैं उन बैक्टीरियाज के नाम भी लिख लो जरा। जो बैक्टीरिया कन्वर्जन करते हैं ना, उनके नाम लिख लो। चलो मैं आपको एक स्लाइड में अच्छे से लिखवा देती हूँ इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आज हम इसको खत्म कर देते हैं, एक काम करते हैं, है ना, खत्म ही कर देते हैं इसको। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। चलो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे बताया हुआ था, अनुराधा ने मुझे बताया था, ये एक पॉइंट हमारा मिस हो गया था। चलो हम देख लेते हैं इसके बारे में। जो आपका रिएक्शन कैसे होता है बच्चों, मतलब जो आपका कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है। पहले तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है और अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ना प्यारे बच्चों, NO2 में इसका कन्वर्जन होता है और उसके बाद NO3 में कन्वर्जन होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक, सावधान, अटेंशन प्लीज, मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अटेंशन प्लीज। यहाँ जो है आपको खतरा है। किस बात का खतरा है? क्योंकि पेपर में इन क्वेश्चन के सीधे सीधे आने का खतरा है, तो इसीलिए अटेंशन प्लीज। चलिए, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से जो है बैक्टीरिया हेल्पफुल होंगे। हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, इसलिए हम हर चीज जो भी देखेंगे वो बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। तो ये जो अमोनिया है बच्चों, ये जो अमोनिया है ना आपका, इससे NO2 में जो कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम कोई बता सकता है? मैं अलग कलर से लिखूंगी, इतना इंपॉर्टेंट है ना, पता नहीं, इसका अलग ही ऑब्सेशन है, एग्जामिनर का अलग ही ऑब्सेशन है, क्योंकि वो चाहता है बच्चों कि आप इन चीजों को जानो। क्योंकि प्लांट हर जगह है, हम प्लांट के बिना अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो चाहता है कि बेसिक चीज तो आपको प्लांट के बारे में पता रहे। चलो, नाइट्रोसोमोनास बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नाइट्रोसोमोनास। अब इसके बाद मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है? और नाइट्रोकोकस भी आप लिख सकते हो, ठीक, नाइट्रोकोकस भी लिख सकते हो आप। और यहाँ लिखो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर के बारे में, ठीक है? अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अब आते हैं ट्रिक वाले पार्ट पे। देखो, सन पहले आता है, मदर मतलब पहले मदर आती है या उसका बेटा आता है? कोई भी बच्चा बोलेगा पहले मदर आती है मैडम, कैसी बात कर रहे हो मैडम, पहले मदर आएगी उसके बाद ही तो उसका बेटा होगा ना। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा हुआ, ठीक। तो नाइट्रोसोमोनास, और ये मोनास है, एम आ रहा है ना यहाँ पर, एम आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए? तो एम से मदर याद रखेंगे आप, कि देखो ऑप्शन आपको आते हैं, आपका है MCQ, और MCQ में आपको कुछ चीजें नहीं भी पता हो फिर भी आप ट्रिक के थ्रू आपका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यही है आपके MCQ की। यहाँ पे सिलेक्शन उन बच्चों का नहीं होता जिनको लाइन बाय लाइन बाय हार्ट याद है, यहाँ उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो कंसेप्ट से आंसर निकालना जानते हैं। पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं सारे बच्चे कि पहले नाइट्रोसोमोनास था या नाइट्रोबैक्टर था। तो मैडम बता रही है आपको, सुनते नहीं हो, फिर ऐसे बच्चे सुनते नहीं है, फिर कहते हैं मैडम हमारा ये तो आता था हमको, मैडम भूल गए बिल्कुल ही। तो भूलना नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। तो पहले मदर आई है भाई, फिर उसका बेटा आया है। तो बस M और B याद रख लो, पेपर में क्वेश्चन बनने ही बनने भाई।
और ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है। ये भी जरा लिख लो जरा अपनी कॉपी में। नाइट्रेट और नाइट्राइट के बारे में लिख लो भाई। क्या सारे बच्चों ने ये स्लाइड नोट कर ली है? लेट मी नो प्लीज। ये बैक्टीरिया का नाम भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, दिक्कत ही हो जाएगी। नाइट्राइट यहाँ पे लिख लो भाई। आप कहोगे फिर मैडम आपने लिख कर नहीं दिया था और हम भूल गए। लिख लो नाइट्रेट यहाँ पर, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। पहले नाइट्राइट आता है फिर नाइट्रेट आता है। और इसका भी एक ट्रिक है याद करने का। कभी अगर पेपर में आप मान लो आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए, अब कितना क्वेश्चन रिपीट करेंगे ना हर साल, कितना वही घिसे पिटे क्वेश्चन कितने बार देंगे बच्चों। अब बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं और जो पेपर बनाते हैं वो आपसे एक कदम आगे चलते हैं। तो देखो नाइट्रेट, ये थोड़ा फैला फैला नहीं लग रहा? मतलब नाइट्रेट ऐसा आपको फैला फैला नहीं दिख रहा है ये चीज? और जो नाइट्राइट है इसमें दो आई है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको ट्रिक बताना चाह रही हूँ क्योंकि इतना सब कुछ याद नहीं रह सकता, हमारा ह्यूमन माइंड है। आपको कुछ तो जुगाड़ जमाना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। और ये चीज आपको मैं सच बता रही हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं ये सारी ट्रिक्स के साथ कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर को अप्रोच करना है। ये चीजें बहुत कम बताते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हर कोई करवा देगा, चैप्टर हर कोई पढ़ा देगा, और मैं आपको एक लेवल अप पढ़ा रही हूँ। ये आपका प्रीमियम क्लासेस ही है भाई। अब जो बच्चा समझे समझे, ना समझे ना समझे, हम हमारा 101% दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ये जो दो आई है इसका मतलब क्या है? दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, और दो ऑक्सीजन वाला क्या होता है? नाइट्राइट होता है। अब तो नहीं भूलेंगे, मैंने भी ऐसे ही याद रखा था। देखो सबको सब कुछ ना कुछ ऐसा करते, सब लोगों को हर चीज याद नहीं रहती। इतनी सारी चीजें याद करने को सारी चीजें थोड़ी याद रहती है। और नाइट्रेट, जब एक बार नाइट्राइट याद हो गया तो नाइट्रेट तो याद ही हो जाएगा अपने आप, इसको क्या याद करना है? तो क्या अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई बच्चों? क्या आप लोगों को समझ में आ गई ये चीजें?